नमस्कार दोस्तों, मैं AR आज़ाद, संपादक दूसरा मत, आज आपके सामने रूबरू हैं। आपके साथ हम देश पर चर्चा कर रहे हैं। आप सब जानते हैं कि देश की हालत क्या है। देश में पसरा मौत का मंज़र हमारे और आपकी आँखों के सामने, दर्दनाक मौत, तड़पते लोग, चित्कार, एम्बुलेंस की रफ्तार, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल के लिए भागता एम्बुलेंस, और अस्पताल में बेड की कमी, ऑक्सीजन की कमी, इंजेक्शन की कमी, यानी कमियां ही कमियां। और जब आप अस्पताल का दौरा करेंगे तो वहाँ आपको लगेगा कि अस्पताल तो खुद बीमार है। यानी जब अस्पताल बीमार होगा तो स्वाभाविक है कि देश के लोग बीमार होंगे, और जब देश के लोग बीमार होंगे तो वो देश बीमार हो जाएगा। आज पूरा देश हेल्थ इमरजेंसी की चपेट में है। पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। जिधर देखिए वहीं चित्कार, जिधर देखिए वही मदद की गुहार। लेकिन आज देश में कोई किसी के लिए मददगार साबित नहीं हो रहा है, कोई किसी के काम नहीं आ रहा है। सरकार निठल्ली है, नेता आज किसी काम के नहीं नज़र आ रहे हैं। वो चूहे की तरह बिल में छुप के बैठे हुए हैं। वो कोरोना का बहाना लेकर खुद को आइसोलेट कर लिए हैं, खुद को घर में नज़रबंद कर लिए हैं, खुद को घर में समेट लिए हैं, ताकि कोई मदद के लिए चीखे, चिल्लाए, चित्कार करे, आवाज़ लगाए। लेकिन हम अपना दरवाज़ा उसके लिए नहीं खोलेंगे, क्योंकि ये कोरोना से ज़्यादा नेताओं की नीयत में खोट है। प्रशासन के हाथ पांव बांध दिए गए हैं, प्रशासन को लंगड़ा कर दिया, प्रशासन को लंगड़ा घोड़ा बना दिया गया। वो दौड़ नहीं सकता है, क्योंकि प्रशासन के मन में सरकार का इतना खौफ है, ट्रांसफ़र का इतना खौफ है, और उन्हें पदमुक्त करने का इतना खौफ दे दिया गया है कि कोई भी प्रशासक चाहे कितना भी जाबाज हो, कितनी भी हिम्मत वाला हो, इस सरकार में टस से मस नहीं हो रहा है। वह सिर्फ सरकारी भाषा सुन रहा है, अपने अंदर की उसने संवेदना को बंद कर दी है। और यही वजह है कि जब सरकार और उसका अमला, हाकिम यानी प्रशासक और प्रशासन जनता के लिए अपने सारे दरवाजे बंद कर देंगे तो जनता कहाँ जाएगी? जनता रोड पे आएगी, और जनता आज रोड पे आ गई है। जनता रोड पे मर रही है। जनता को इलाज के लिए ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, जनता को टीका नहीं मिल रहा है, जनता को दवाई नहीं मिल रही है, और जनता को ऐसी कोई सुविधाएं नहीं मिल रही है जिससे देश की जनता को लगे कि हम इस स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं। यानी कई बार देश की जनता को ये महसूस हो रहा है कि हम किस देश में आ गए हैं, कैसे माहौल में आ गए हैं, जहां हमारे स्वास्थ्य की चिंता किसी सरकार को नहीं है, किसी प्रशासन को नहीं है, किसी अस्पताल के जिम्मेदार लोगों को नहीं है। और जब देश में पूरी तरह स्थिति चरमरा जाए तो फिर कौन बोलेगा? कोई तो कोई बोलेगा, कोई तो कोई सुनेगा, कोई न कोई तो सुनाएगा। और न्याय का मतलब क्या होता है? न्याय का मतलब होता है कि किसी के साथ ज़्यादा जुल्म न हो, ज़्यादा न्याय न हो। और न्याय और अन्याय का फैसला कहाँ होता है? अदालत में होता है। यही वजह है कि सबकी खामोशी के बाद अदालत ने अपनी आवाज़ बुलंद की, और कई अदालतों से होती हुई मद्रास हाई कोर्ट ने इस बढ़ते कोरोना के प्रकोप और हॉस्पिटलों के बीमार होते, नेताओं के आइसोलेट होते और जनता की त्राहिमाम से चिंतित होकर, उद्वेलित होकर, विचलित होकर, उस पर तरस खाकर
आखिर मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कहना पड़ा कि कोरोना का दोषी कौन है। मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने चुनाव आयोग को लताड़ लगाई, बेशरम चुनाव आयोग को कहा कि तुम बेशरम हो, तुम हत्यारे हो, तुम इस देश के साथ खेल रहे हो, तुम इस देश की भावना के साथ ही नहीं खेल रही हो, बल्कि तुम यानी चुनाव आयोग मौतों के साथ खेल रहे हो। और चुनाव आयोग जो है इस मौतों का जिम्मेदार है। जिम्मेदार इसलिए है कि चुनाव आयोग ने बिना सोचे समझे, बिना किसी विवेक के, बिना किसी तर्क वितर्क के, बिना किसी मीटिंग के, बिना किसी सलाह मशवरा के एक ऐसा निर्णय लिया जैसे लगता है कि उसे चुनाव आयोग की एक लिस्ट, चुनाव की तारीखों का एक ऐलान, चुनाव आयोग के तारीखों का टाइम टेबल, यह तो पीएमओ से बनाकर भेज दिया गया, यह गृह मंत्रालय से बनाकर भेज दिया गया और कहा गया हो कि जैसे इसे तुम अमल करो। और चुनाव आयोग भी आंख मूंद कर पीएमओ से भेजे गए चुनाव आयोग या गृह मंत्रालय से भेजे गए उस लिस्ट को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया कि देश के 5 राज्यों में इतने तारीख को इतने चरण में वोटिंग होगी। अब आप समझिए कि चुनाव आयोग को मद्रास हाई कोर्ट ने यूं ही नहीं लताड़ा है, यूं ही चुनाव आयोग की बात नहीं पीटी है, यूं ही चुनाव आयोग जनता की नज़रों में गिरी नहीं है। जनता यूं ही नहीं चुनाव आयोग पर खार खाई हुई बैठी है, यूं ही जनता ने चुनाव आयोग को दोषी नहीं माना है। इसलिए कि जनता ने जब चुनाव आयोग को दोषी माना और तब जाकर देश की अदालत यानी मद्रास हाई कोर्ट ने भी चुनाव आयोग को दोषी करार दिया और कहा कि ये जो तांडव है, कोरोना जो तांडव मचाया है, उस तांडव का अगर कोई जिम्मेदार है तो वो अकेला जिम्मेदार चुनाव आयोग है। अब आप कह सकते हैं कि अकेला चुनाव आयोग जिम्मेदार कैसे हो सकता है? आपका सवाल दुरुस्त है। चुनाव आयोग, अगर राजनीतिक दल को आप इसका जिम्मेदार मानेंगे तो राजनीतिक दल के ऊपर चुनाव आयोग है। इसलिए कि जब देश में चुनाव होता है तो उस समय चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था बड़ी पावरफुल हो जाती है। अगर चुनाव आयोग चाहे कि हमको चुनाव नहीं कराना है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, देश की कोई भी बड़ी ताकत उसे चुनाव कराने को बाध्य नहीं करती है, कर सकती है सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर। लेकिन ऐसा क्या था कि चुनाव आयोग ने मार्च महीने में इलेक्शन कराना ज़रूरी समझा? क्या चुनाव आयोग को पिछले साल का भार नहीं था? किसी मार्च महीने में कोरोना का कहर बरपा था और रातों रात पूरे भारत को ताला में जकड़ दिया गया था, यानी पूरे भारत में लॉकडाउन अचानक कर दिया गया था। और किस तरह त्राहिमाम मच गए थे, कैसे मजदूर भाग रहे थे, पटरियों पर जा रहे थे, सो रहे थे, कट रहे थे, मौतों पर मौत हो रही थी, कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। क्या उससे कोई सबक चुनाव आयोग ने नहीं लिया था? चुनाव आयोग के पास ऐसा क्या था कि अगर इन 5 राज्यों में 6 महीने और चुनाव नहीं होते तो क्या हो जाता? इन 5 राज्यों में 6 महीने के लिए चुनाव आयोग टाल सकती थी। चुनाव के पास पावर था, या चुनाव को एक दिन करा सकती थी। पूरे 5 सूबे में सिर्फ एक चरण में चुनाव कराया जा सकता था। लेकिन चुनाव आयोग ने चुनकर उस सरकारी फरमान को सफलीभूत करने की कोशिश की। और ये ऐसा इसलिए लगता है, या इसे आप आरोप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये हकीकत है। हकीकत इसलिए है कि 5 राज्यों के जहां चुनाव हुए इस बार, उसमें पुडुचेरी एक सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश था। आप मान सकते हैं कि उसका एक चरण में हो गया। केरल क्या था? केरल में एक चरण हुआ। और आपको हैरत होगी कि तमिलनाडु में भी आप एक चरण में चुनाव करते हैं, और तमिलनाडु में 234 विधानसभा सीट है। और 234 विधानसभा वाली सीट में एक चरण में चुनाव होता है, यानी 1 तारीख में ही चुनाव खत्म कर दिए जाते हैं। लेकिन आसाम
जो उससे छोटा विधानसभा है वहाँ 126 विधानसभा हैं और 126 विधानसभा के लिए 3 चरणों में मतदान होता है। अब आप समझिए 234 और 126 में कितने का फर्क है? लगभग 108 विधानसभा का फर्क है। और जहां 108 विधानसभा कम है वहां आप 3 चरणों में मतदान करते हैं, और जहां आसाम से 108 विधानसभा सीट ज़्यादा तमिलनाडु में है वहां एक चरण में मतदान कराते हैं, यानी 1 तारीख में मतदान खत्म कर देते हैं। चलिए मान लेते हैं कि आपका ये लॉजिक है। अब आप ये बताइए, अगर उस लॉजिक पे हैं तो फिर तमिलनाडु में 234 सीट है और पश्चिम बंगाल में 295 सीट है। 234 सीट और 295 सीट दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। गणित अगर आप लगाएं तो 61 सीटों का अंतर है, सिर्फ 61 सीटों का अंतर है, और 61 सीटों के अंतर की वजह से तमिलनाडु से सिर्फ पश्चिम बंगाल 61 विधानसभा सीट ज़्यादा है, तो आप उसे 8 चरणों में मतदान करते हैं। यानी 61 सीट अधिक होने की वजह से पश्चिम बंगाल पे आप 7 चरण अधिक मतदान कराने का दंड देते हैं, और एक ऐसा दंड देते हैं जिसमें कोरोना पे कोरोना हो जाता है, रैलियों पर रैली होती है, पूरा 1000 से ज़्यादा फोर्स कंपनियां बाहर से पश्चिम बंगाल में धावा बोल देती है, वहाँ पश्चिम बंगाल में अपनी पैर जमा लेती है और चुनाव तक पैठ बनाए रखती है और चप्पे चप्पे पे छा जाती है। दिल्ली से, हर स्टेट से बीजेपी के विधायक पहुँचते हैं, एमपी पहुँचते हैं, मंत्री पहुँचते हैं, पार्षद पहुँचते हैं, और पूरी की पूरी कैबिनेट पश्चिम बंगाल पहुंच जाती है। और चुनाव के दौरान तो ऐसा आभास होने लगा था कि लगता है जिस तरह से अंग्रेज़ों के ज़माने में भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी, शायद मोदी जी के ज़माने में भी पश्चिम बंगाल फिर से कोलकाता देश की राजधानी हो गई है। यानी प्रधानमंत्री वहाँ, गृह मंत्री वहाँ, केंद्रीय मंत्री वहाँ, संसद वहाँ, विधायक वहाँ, पार्षद वहाँ, पार्टी के लोग वहाँ, संघ के लोग वहाँ, तो सब जब कलकत्ता में जमा था तो जाहिर सी बात है कि कोलकाता देश की राजधानी हो गई होगी। ये एक संभावना, एक विडंबना, एक अंदाज़ा तो लग ही सकता है कि आखिर देश की राजधानी दिल्ली है तो पूरे कैबिनेट को पश्चिम बंगाल में जाने की ज़रूरत क्या है? देश के प्रधानमंत्री को दिल्ली को छोड़ के, देश की सारी संभावनाओं को छोड़ के, देश की सारी समस्याओं को छोड़कर बंगाल पे फोकस करने की क्या ज़रूरत थी? जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री का आदेश था चुनाव आयोग को, गृह मंत्री का आदेश था चुनाव आयोग को, देश की कैबिनेट का आदेश था चुनाव आयोग को कि हम जिस तरह से कह रहे हैं उसी तरह से आप चुनाव कराएं। अगर ऐसा नहीं रहता तो सिर्फ तमिलनाडु से 61 से ज़्यादा होने की वजह से पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में मतदान क्यों होता? अगर 8 चरणों में मतदान नहीं होता तो जाहिर सी बात है कि पश्चिम बंगाल में कोरोना नहीं होता। देश में कोरोना है, पश्चिम बंगाल में कितने नेता कोरोना से मर गए? पश्चिम बंगाल में बीजेपी के नेता को कोरोना हो गया, टीएमसी के नेता को कोरोना हो गया, कांग्रेस के नेता कोरोना से मर गए, टीएमसी के नेता कोरोना से बन गए, बीजेपी के कई नेताओं को कोरोना हो गया, और प्रधानमंत्री रैली करते रहे, रैली पर रैली करते रहे, और कोरोना गाइडलाइन का कोई पालन नहीं हुआ। चुनाव आयोग कहती है कि हमने पूरे गाइडलाइन का पालन किया था, कहीं कोई गाइडलाइन ही नहीं था, किसी के पास मास्क तक नहीं था, और सैनिटाइजेशन की तो बात ही नहीं थी। 2 गज दूरी सिर्फ नारा बन के था। वहाँ पश्चिम बंगाल में जुमला था 2 गज दूरी, कहीं से कोई दूरी नहीं थी, और हज़ारों हज़ार लाखों लाख की रैली थी। क्यों रैली थी? वर्चुअल रैली क्यों नहीं? आखिर अंत में जब देश मरने मिटने पे आमदा हो गया, रोज़ लाशें शमशान में जा रही थी, रोज़ लाशें कब्रिस्तान में जा रही थी, कब्रिस्तान और शमशान जब फुल हो गया तो प्रधानमंत्री अंतिम चरण के मतदान से पहले दिल्ली आ जाते हैं और वर्चुअल रैली की बात करते हैं। प्रधानमंत्री के पास शर्म और हया नाम की कोई चीज़ नहीं, प्रधानमंत्री दूरंदेशी नहीं है। ऐसा घटिया प्रधानमंत्री कहना पड़ता है, माफ़ कीजिएगा, कि आज तक हमने देखा नहीं अपने होश में, और हम मुझे लगता है कि इसके बाद भी ऐसा कोई घटिया प्रधानमंत्री देश में होगा भी नहीं। ये आखिरी और अंतिम ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जिन्होंने देश के साथ खेल किया, मौतों के साथ खेल किया, और अपने संवैधानिक संस्था को लंगड़ा घोड़ा बना के रख दिया,
अपना तोता बनाकर रख दिया। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई संवैधानिक संस्था, खास करके चुनाव आयोग, कभी किसी सरकार का तोता नहीं बना, लेकिन इस सरकार में चुनाव आयोग तोता बनकर रह गया। और शर्म की बात उस अधिकारी के लिए है जो सरकार के तोता बनते हैं। उनको मालूम नहीं है कि सरकार आती जाती रहती है, लेकिन संस्था रहते हैं। अधिकारी का कार्यकाल होता है, लंबा कार्यकाल। अधिकारी कोई राजनीतिज्ञों की तरह 5 साल के लिए प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं, 5 साल के लिए अधिकारी नहीं बनते हैं। उनका कार्यकाल 30 साल, 32 साल, 25 साल, यानी 62 साल तक उनका कार्यकाल होता। और उन्हें तो अच्छे कामों पर एक्सटेंशन भी मिलता है, 5 साल, 7 साल, 10 साल तक वो एक्सटेंशन लेकर भी कार्यरत थे। तो आखिर क्या ऐसी वजह थी कि सुनील अरोड़ा जी आखिर चुनाव आयोग से रिटायर हो गए? उन्होंने देश के साथ, मौत के साथ खेला, देश के लोगों के साथ खिलवाड़ किया, वोटरों के साथ खिलवाड़ किया, वोटरों को रोड पे ला दिया, लोगों के रोजगार के साथ खेल किया। लोगों के दुकान बंद है, लॉकडाउन में लोग खाने के लिए परेशान है, लोगों की नौकरी जा रही है, लोगों की शादी ब्याह रुक रहे हैं और लोग अपने कामों को, अपने अंजामों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर मद्रास हाईकोर्ट कहती है कि इस पर चुनाव आयोग पर हत्या का मामला दायर करना चाहिए, तो एकदम सही कहती है चुनाव। और चुनाव आयोग के इस फैसले को पूरे देश को तस्लीम करना चाहिए, पूरे देश को शाबाशी देना चाहिए मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को। और जो भी इलाहाबाद हाईकोर्ट हो, गुजरात हाईकोर्ट हो या दिल्ली हाईकोर्ट के जज हो, ये सब शाबाशी के पात्र हैं। ये तीनों ने, चारों ने, मतलब इलाहाबाद हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट, गुजरात हाईकोर्ट और मद्रास हाईकोर्ट ने दिखा दिया कि वो जनता के साथ हैं, देश के साथ हैं। और देश के साथ तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट को रहना चाहिए था, लेकिन दुखद कि सुप्रीम कोर्ट खामोश रहा, तमाशबीन होता देखता रहा। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की भी विदाई हो गई और 26 अप्रैल को नए चीफ जस्टिस NV रमन्ना भी आ गए। अब चीफ जस्टिस रमन्ना पर लोगों की नज़र है। हालांकि पिछले 2 चीफ जस्टिस के रहते हुए देश के लोगों का सुप्रीम कोर्ट पे से एतबार घटा। एतबार घटने की वजह थी, सबको मालूम है कि एक चीफ जस्टिस मंदिर पे फैसला सुनाते हैं और राज्यसभा का प्रसाद सरकार से पाते हैं। कितनी शर्म की बात है कि एक चीफ जस्टिस किसी सरकार से प्रसाद लेने के लिए फैसला सुनाता हो, एक चीफ जस्टिस सरकार से तमगा लेने के लिए और सरकार से राज्यसभा में जाने के लिए सरकार की भाषा बोलता हो, सरकार के इशारे पर फैसला करता हो और राज्यसभा पहुंच जाता हो। चीफ जस्टिस का यह काम नहीं है। चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति उसे कहा जाता है और न्यायमूर्ति का काम है न्याय करना है, अन्याय करना नहीं है। आप अन्याय करके न्याय के घर में कैसे रह सकते हैं? आप न्यायमूर्ति कैसे रह सकते हैं? इसलिए मौजूदा चीफ जस्टिस रमन्ना को इन बातों का ख्याल रखना होगा कि उनके जो पूर्ववर्ती चीफ जस्टिस थे, देश में और दुनिया में उनकी गिनती न्यायमूर्ति के रूप में नहीं हुई, सही न्याय के रूप में नहीं की गई। उन्हें उस मिथक को तोड़ना है, उन्हें यह दर्शाना है कि वो न्यायमूर्ति और सच्चे न्यायमूर्ति हैं। उनका कार्यकाल लगभग 16 महीनों का है और इन 16 महीनों में देश में बहुत कुछ परिवर्तन उनको करना है, देश को उनको संभालना है, इसलिए कि वो देश के सर्वोपरि संस्थाओं में, संवैधानिक संस्थाओं की मुखिया हैं और कई मायने में तो वो लोकसभा, राज्यसभा और प्रधानमंत्री से भी ऊपर हैं। उनके फैसलों को प्रधानमंत्री भी चुनौती नहीं दे सकता। तो फिर लालच किस बात का? अगर आप पूर्ववर्ती चीफ जस्टिस की तरह राज्यसभा में नहीं जाएंगे तो क्या हो जाएगा? क्या कोई राज्यसभा का सदस्य चीफ जस्टिस से बड़ा होता है? एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस की भी इज्जत एक राज्यसभा सदस्य और लोकसभा सदस्य से ज़्यादा होता है, अगर वो सही मायने में न्यायमूर्ति बना रहे तो फिर
जब आपकी इज्जत एक राज्यसभा, एक लोकसभा सदस्य, एक मंत्री से ज़्यादा होता है तो फिर आपको राज्यसभा और लोकसभा में जाने की क्या गरज है। आप चीफ जस्टिस बनकर, पूर्व जस्टिस बनकर बाइज्जत ज़िंदगी गुजार सकते हैं। लालच को एक ताक पर रखकर, एक तरफ रखकर जस्टिस रमन्ना भारत में एक आदर्श न्यायमूर्ति की मिसाल पेश करेंगे। हमारी उनके प्रति शुभकामना है और उनसे उम्मीद है, आशा है कि वो डिगेंगे नहीं, वो सरकार के इशारों पे नाचेंगे नहीं। उनसे इसलिए भी उम्मीद है कि उन्होंने अपने कई अहम फैसले किए हैं जिसमें गरीबों को न्याय दिलाने का काम किया है और कई अच्छे फैसले किए हैं जिनमें निर्भया कांड से सब लोग वाकिफ हैं। निर्भया कांड के फैसले में ये भी एक महत्वपूर्ण जस्टिस रहे हैं। इसी के साथ जम्मू कश्मीर में इंटरनेट की बहाली में इनका अहम योगदान माना जाता है। इन्होंने ही फैसला दिया था कि जम्मू कश्मीर में इंटरनेट की बहाली होनी चाहिए और बहाली हुई। इसी तरह इन्होंने 2019 में जब महाराष्ट्र की सरकार देवेंद्र फडणवीस को इन्होंने कहा कि अगले दिन सदन में बहुमत पेश करना होगा और इनके इस फैसले से देवेंद्र फडणवीस की सरकार गिर गई। पिछले रिकॉर्ड इनके अच्छे कहे जा सकते हैं और उम्मीद किए जाने चाहिए कि इनके अगले रिकॉर्ड इससे भी अच्छे होंगे। वो देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को सही दिशा देने के लिए, डगमगाती हुई सरकार को रास्ता दिखाने के लिए, भटकी हुई सरकार को टॉर्च, हाथ में टॉर्च देकर उन्हें सीधी राह बताने के लिए और देश की जनता पे हो रहे अत्याचारों को, जुल्मों को और आपदा में सरकार को आईना दिखाने का ये काम करेंगे। इनसे ऐसी आशा है। और चुनाव आयोग के नए सदस्य सुशील चंद्रा अभी हाल में ही 13 अप्रैल को कार्यभार संभाला है। इन्होंने 5 राज्यों का चुनाव और कराना है, यानी 2022 में के मार्च में 5 राज्यों का कार्यकाल ख़त्म हो रहा है और मौजूदा चुनाव आयोग का कार्यकाल भी मई 2022 में ख़त्म हो रहा है। यानी ये 5 राज्यों में चुनाव करवा कर ही इन अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। और ये 5 राज्य है जिसमें उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, गोवा है, उत्तराखंड है और मणिपुर है। तो जाहिर सी बात है, मद्रास हाई कोर्ट ने जो उन्हें फटकार लगाई है चुनाव आयोग को जो मद्रास हाई कोर्ट ने लात लगाई है, उन्हें सबक सिखाई है, उससे कुछ न कुछ चुनाव आयोग को सबक लेना चाहिए। सुशील चंद्रा को इस पर गौर करना चाहिए और उन्हें देश की खबर भी रखनी चाहिए। इसलिए वह चुनाव आयोग जैसे महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था के चीफ हैं, मुखिया हैं, उनको पता होना चाहिए कि चुनाव कैसे होता है, चुनाव कैसे कराया जाता है, चुनाव को किन परिस्थितियों में रोका जाना चाहिए। चुनाव आयोग इसी तरह जैसे आज मरियल संस्था बनी हुई है, उसी तरह मरियल संस्था पहले भी थी। लेकिन चुनाव आयोग के मुखिया जब टीएन शेषन बने तो पूरे देश क्या पूरी दुनिया को मालूम हो गया कि चुनाव आयोग एक कोई संवैधानिक संस्था है। उन्होंने चुनाव आयोग को इतना मजबूत कर दिया कि उसके सामने सारे नेता, सारे रहनुमा, सारी पार्टियां पंगु दिखने लगी, चुनाव आयोग के कदमों में गिरने लगी। चुनाव आयोग उनका एक नहीं सुने। टीएन शेषन जो चाहते थे, यानी चुनाव आयोग जो चाहे वो किया। चुनाव आयोग टीएन शेषन ने इतना बदलाव कर दिया कि चुनाव आयोग एक ऐसी संस्था बनी जिसके दुनिया में नाम कमाया, दुनिया में उसका एक रुतबा हुआ।
दुनिया उसको सलाम करने लगा और दुनिया ने माना कि चुनाव आयोग भी कोई एक संस्था है और एक ऐसी संस्था है जो सरकार से डरती नहीं है, जो किसी से नहीं डरती है और न वो डराती है, बल्कि वो स्वस्थ चुनाव कराने की एक परंपरा कायम करके स्वस्थ चुनाव की दिशा में अग्रसर है। तो फिर क्या हुआ कि टीएन सेशन के जाते धीरे 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 फिर से चुनाव आयोग पंगु बन गया, फिर से नेताओं के तलवे चाटने लगा, फिर से वो नेताओं और पॉलिटिकल पार्टी और प्रधानमंत्री और मंत्री से डरने लगा और वो प्रधानमंत्री के इशारे पर नाचने लगा, सरकार का तोता बन गया। एक संवैधानिक संस्था को अपनी प्रतिष्ठा का भी यत्न करना चाहिए, अपनी प्रतिष्ठा भी बचानी चाहिए। कोई किसी की मदद करता है तो एक दायरे में रहकर, कोई किसी के काम आता है तो एक दायरे में रहकर, जब आप पर जिम्मेदारी है और सामूहिक जिम्मेदारी है, जब आप सामूहिक दायित्व का निर्वहन करते हैं तो फिर आप किसी के पक्ष पर इस तरह से खुलकर कैसे आ सकते हैं, उनका इस तरह से खुलकर सपोर्ट कैसे करते हैं, किसी सरकार को जिताने का प्रयत्न आप कैसे कर सकते हैं, किसी की सरकार को जिताने के लिए अपने पूरे आयोग को कटघरे में कैसे खड़ा कर सकते हैं और सवाल या निशान कैसे खड़ा कर सकते हैं। आज चुनाव आयोग पे सवाल ही सवाल है। चुनाव आयोग पे हर कोई कीचड़ उछाल रहा है। उस कीचड़ को क्या चुनाव आयोग को मालूम है कि कीचड़ में कमल खिलता है, तो कमल को खिलाने के लिए यानी चुनाव आयोग का काम बीजेपी को जिताना है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। चुनाव आयोग को मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक दिशा दिया है, फटकार लगाई है, डांट पिलाई है और उसे बदतमीजी से तमीज़ी की तरफ आने के लिए कहा है। उसे कहा है कि इस तरह से मौत से खेलना बंद करो और नहीं बंद करोगे तो रिजल्ट रोक दिया जाएगा। ये धमकी नहीं, ये जनता के जज्बात हैं जिसे बड़े ही निर्भयता के साथ बेखौफ होकर, बेबाक होकर मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव बनर्जी ने चुनाव आयोग को फटकार लगाई है। और ऐसे जाबाज जस्टिस को दूसरा मत का सलाम, जनता की तरफ से मेरा सलाम। और मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव बनर्जी ही वास्तव में असली न्यायमूर्ति हैं। इन्हें ही देश असली न्यायमूर्ति कहेगा, क्योंकि असली फैसला इन्होंने सुनाया है, जनता की आवाज़ इन्होंने सुनी है और जनता के दर्द को इन्होंने समझा है, जनता के दर्द को, जनता की संवेदना को और जनता के हित को ध्यान में रखकर ही इन्होंने इतना फैसला सुनाया है। इसलिए कि चुनाव आयोग भी कोई छोटी मोटी संस्था नहीं है, कोई छोटा मोटा संस्थान नहीं है। चुनाव आयोग भी एक संवैधानिक संस्था है, एक जिम्मेदार संवैधानिक संस्था है। और उस जिम्मेदार संवैधानिक संस्था जब अपनी जिम्मेदारी से भागती हुई दिखती है, जब अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाती है, तो जाहिर सी बात है तब जाकर अदालत को मजबूरन में चुनाव आयोग को आईना दिखाना पड़ता है, चुनाव आयोग को डांटना पड़ता है, बच्चों की तरह डांटना पड़ता है, चुनाव आयोग को समझाना पड़ता है जैसे एक नासमझ को कोई आदमी समझाता है। और चुनाव आयोग पूरी की पूरी नासमझी पे उतर आया है। और जाहिर सी बात है कि चुनाव आयोग ने जिस तरह की का चुनाव प्रक्रिया इस 5 राज्यों में किया है, उससे साफ जाहिर होता है कि चुनाव आयोग के पास कोई विवेक नहीं था, वो विवेकी था। और उसे जो लिस्ट थमाया गया था, उसे जो मिनट टू मिनट का दिया गया था, उन्हें जहां कहां किस चरण में चुनाव कराना है, जो लिस्ट थमाई गई थी वही लिस्ट चुनाव आयोग ने प्रेस के सामने पढ़ दिया, वही उसी लिस्ट को अमली जामा पहनाया और नतीजतन देश में कोरोना फैल गया, देश मौत के मुहाने पर आ गया, देश में हेल्थ इमरजेंसी आ गई, देश से रोजगार खत्म हो गया, देश से लोग खत्म हो रहे हैं, देश के हॉस्पिटल बर्बाद हो गए और देश में कहीं कुछ बचा ही नहीं। ऐसा लगता है कि देश में कुछ है ही नहीं, सारे संसाधन कहाँ चले गए। प्रधानमंत्री जैसे लग रहे हैं कि एकदम बेचारे हैं, कोई साधु बन गए हैं, एकदम संत हैं, उनके हाथ में तो कुछ है ही नहीं। अरे प्रधानमंत्री के पास, इस देश के पास इतने संसाधन हैं, आपने प्रतिष्ठान पे प्रतिष्ठान बेच दिए,
आपने कोरोना के नाम पर प्रधानमंत्री कोष में पैसे आए, आपने उसका हिसाब नहीं दिया। कम से कम उसी पैसे को आप खर्च कर देते तो आज ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, हॉस्पिटल की दुर्दशा नहीं होती और कोरोना के इंजेक्शन की कमी नहीं होती। कहाँ गए कोरोना के इंजेक्शन? कहाँ गए देश से ऑक्सीजन? और कहाँ गए संसाधन? प्रधानमंत्री जी ज़रा ध्यान दीजिए। और लॉकडाउन करना कोई निवारण नहीं है। आपको समझना होगा कि लॉकडाउन के बाद घर में जब बंद होंगे लोग तो उनके खाने का इंतज़ाम कहाँ से आएगा? उनके खाने का इंतज़ाम कौन करेगा? क्या आप लॉकडाउन करने से पहले ये समझ सकते थे? आपको नहीं समझना चाहिए कि हम लॉकडाउन से पहले हम लोगों के घरों में अनाज के पैकेट, ज़रूरत के पैकेट पहुँचाएँ और तब आप लॉकडाउन करें। अभी भी वक्त है प्रधानमंत्री जी, आप लोगों के घरों में अनाज का, दूध का, फल का जो ज़रूरी है, जो इम्यूनिटी के लिए ज़रूरी है, उन सब चीज़ों का पैकेट आप पहुंचाएं। भारत के पास बहुत पैसे हैं। भारत के पैसे को आप मंदिर बनाने में, मस्जिद बनाने में, गिरजाघर बनाने में और आदम का मूर्तियाँ बनाने में मत फेंके, पार्लियामेंट बनाने में मत फेंके, विधानसभा बनाने में मत फेंके। देश के पैसे को, देश की जनता का पैसा होता है, देश की जनता के पैसे को जनता की मुसीबत के वक्त खर्च करें और फिर पैसे आ जाएंगे। सरकार के पास खजानों की कमी नहीं है। सिर्फ दिल आपका अगर बड़ा हो तो खजाना अपने आप खुल जाएगा। पहले प्रधानमंत्री जी दिल खोलिए, फिर खजाना अपने आप खुल जाएगा। और इसी विनती के साथ कि आप हमारी बात को गंभीरता से सुनेंगे और देश की हमारी बात, ये तलखी हमारी नहीं है, देश की जनता की तलखी है। हम आपसे क्यों नाराज़ होंगे, हम आपसे तल्ख बात क्यों करेंगे? लेकिन जब प्रधानमंत्री जी आप रोड पे निकलेंगे तो आप हमसे भी ज़्यादा तल्ख हो जाएंगे। अगर मुझे आप प्रधानमंत्री मानते हैं तो इससे भी ज़्यादा हमारी ऐसी की तैसी कर देंगे आप, हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मैं तो आपके पद की, आपके गरिमा की, एक प्रधानमंत्री की और एक जिम्मेदार मानते हुए बड़े एहतराम के साथ आपसे इल्तिजा कर रहा हूँ। देश की जनता कहीं आक्रोशित न हो जाए, ये अंदेशा कई हाईकोर्ट ने भी जताए हैं, ये अंदेशा मैं भी जता रहा हूँ कि देश कहीं गृहयुद्ध की तरफ न चला जाए। इसलिए आप देश के मुखिया हैं, इस देश को संभालना, देश के लोगों को संभालना, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना और उन्हें हेल्थ सेक्टर में संतोषप्रद प्रबंध और भरोसा दिलाना आपका काम है। आपको इस पर ध्यान देना होगा। और इसी अनुनय विनती के साथ इस देश का एक शहरी, एक नागरिक, एक जनता, एक मतदाता AR आज़ाद। तो दोस्तों, आज हम देश के विकराल स्थिति पे चर्चा कर रहे थे। आप जिस चीज़ से आक्रोशित हैं, जिन चीज़ों से भयभीत हैं, जिन चीज़ों की कमी झेल रहे हैं, उसे ही अनुभव कर मैंने आपकी बात की है। आपकी बात को हमने किस तरह पेश किया है, आप अपनी राय से हमें ज़रूर बताएंगे और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य देंगे। और एक निवेदन है कि आप हमारे दूसरा मत चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा चैनल सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उसे देख सकें। देखिए, ये चैनल आपका चैनल है। दूसरा मत, फिर मैं बता दूं कि दूसरा मत का मतलब होता है कि देश की जनता, पहला मत सरकार का होता है। और हम गोदी मीडिया है नहीं, हम सरकारी भाषा बोलते नहीं। इसलिए कि एक पत्रकार जब सरकारी भाषा बोलने लगे तो आप उसे पत्रकार नहीं कह सकते हैं। वो पत्रकार नहीं, वो दलाल होता है। पत्रकार का काम है विपक्ष की भूमिका में रहना ताकि सरकार अच्छा से अच्छा काम करे। अगर पत्रकार सरकार की तारीफ करने लगे, विपक्ष सरकार की तारीफ करने लगे तो सरकार निरंकुश हो जाता है। आज मोदी सरकार अगर निरंकुश है तो इसके पीछे भी दोषी कौन है? इसके पीछे पत्रकार दोषी है, गोदी मीडिया दोषी है। वो अपने कुछ ऐड के लिए, विज्ञापन के लिए, अपने ऐशो आराम की ज़िंदगी बिताने के लिए सरकारी भाषा बोलती जा रही है और देश के हालात पे पर्दा डालती जा रही है। देश की जनता जो देख रही है वो उसे दिखाया नहीं जा रहा है, उसे वो कुछ दिखाया जा रहा है जो सरकार दिखाना चाहती है।
तो इसलिए आप, ये दूसरा मत आपका मत है, यानी दूसरा, पहला मत सरकार का होता है और दूसरा मत या तो विपक्ष का या जनता का। तो ये दूसरा मत आपका मत है, हम आपकी बात करते हैं, हम आपका प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए आपका सहयोग, समर्पण और साथ हमारे लिए भी ज़रूरी है। आप हमारे लिए ऑक्सीजन है और मुझे उम्मीद है कि हमारे लिए ये ऑक्सीजन की कमी कभी नहीं आएगी। इसी उम्मीद के साथ आपका दोस्त AR आज़ाद, लेकिन सब्सक्राइबर ज़रूर कीजिएगा, हमारे सब्सक्राइबर ज़रूर बनिए और सब्सक्राइबर कीजिए, इसी आशा और उम्मीद के साथ नमस्कार। हमारा नाम दूसरा मत है, सच होते हैं हमारे शब्द, न हम सरकार के विरोधी न विपक्ष के पक्षधर, हमारे लिए देश सब कुछ, जनमानस के लिए ही हमारे शब्द परखर।